Welcome, students and viewers. After loading 6 videos, I have decided to talk to you in Hindi because some of the reactions that came are worth noting, and I have to decide how to proceed. दर्शकों और विद्यार्थियों सबका स्वागत है। मैं आज हिंदी में आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके की हमने वीडियोस अभी पोस्ट की हैं, तो उनकी जो प्रतिक्रिया मेरे पास कुछ मेरे शुभचिंतकों की आई हैं, तो वो कुछ का मानना है कि मैं हिंदी में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश में समझा रहा हूँ। तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ हिंदी में समझाऊँ। अब इस विषय पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि क्या ठीक है और ये किस तरीके से हमें कोई भाषा आती है, तो मेरा ऐसा करने का क्या कारण है और अब आगे कैसे चलना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें अंग्रेज़ी का ज्ञान चाहिए या हमें अंग्रेज़ी सीखनी है, दोनों में अंतर करो। जिस तरह हम भूगोल पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं, इस तरह से हम अंग्रेज़ी या इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश एक भाषा है और ये कौशल का विषय है, स्किल सब्जेक्ट है, ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं। आप ये कहते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, क्या कभी आप ऐसा कहते हैं कि मुझे भूगोल आती है या मुझे इतिहास आता है? आप कहेंगे कि आपको इतिहास का ज्ञान है, आपको भूगोल का ज्ञान है, पर कोई भाषा जो है वो उसका केवल ज्ञान होना और उसको सीखना, दोनों में अंतर है। ज्ञान होने का मतलब सीखना नहीं है। ज्ञान होने का मतलब सीखना नहीं है। ज्ञान होने का मतलब हम उस चीज़ को जानते हैं और वो हमसे अलग है। जो चीज़ हमसे अलग है उसी को हम जानते हैं। हम स्वयं हैं, हम स्वयं को ही तो नहीं जानते, बाकी सबको हम जानते हैं। इसी तरीके से यदि हम इंग्लिश को जानते हैं, इंग्लिश की ग्रामर को जानते हैं, पर इंग्लिश हमको आती नहीं है, हम उसको जानते हैं। याद करिए, आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? क्या आप अपनी मातृभाषा को जानते हैं? अधिकांश लोग को व्याकरण नहीं पता है। अधिकांश लोग जो है बिल्कुल स्कूल गए भी नहीं है, फिर भी वो सही बोलते हैं। वस्तुतः उनको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है और उनको आती है। आना एक अलग विषय है और जानना एक अलग चीज है। यदि कोई साइकिल बांधना सीखता है तो उसको पता होता है कि कहाँ पर कौन सा पेंच लगाना है, कहाँ पर टायर लगाने हैं, कैसे कैसे साइकिल को बांधना है। तो यदि वो सब साइकिल बांधनी आती है, उसको उसका एक एक जो चीज़ उसमें लगती है उसे पता है, तो क्या उसका मतलब ये होगा कि उसको साइकिल चलानी आती है? क्या हम तैरना सीख सकते हैं बाहर बैठ के, किसी से पूछ के? पानी से बाहर बैठ के सीख सकते हैं कि भाई ये कैसे तैरा जाता है, हैं? कुछ लोगों को तो पानी में पैर डालते हुए भी दिक्कत होती है, और यदि आता भी है तो कम गहराई वाले पानी में ही अपना छब्बक छब्बक किया और हो गया। गहराई से हमेशा डर लगता है। यदि हम ऐसे डरते रहेंगे तो हम गहरे में तो कभी नहीं उतर सकेंगे और उसको आत्मसात कभी नहीं कर सकेंगे।
दूसरा और समझिए कि एक चीज़ को तो हम ग्रहण करते हैं और एक चीज़ को हम सीखते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्वायर करना या लर्न करना। लर्निंग में और एक्वायरिंग में डिफरेंस है। आप सब अपनी मातृभाषा को एक्वायर करते हैं, वो अनायास ही अनजाने में अपने आप ही, क्योंकि आप सुनते हैं और नकल करते हैं, सीख जाते हैं। वो सहज होती है, आपको पता भी नहीं चलता है। और लर्न आप कॉशियस होके करते हैं। आपको पता होता है कि आप सीख रहे हो, कोई चीज़ नहीं सीख रहे हो, नया ज्ञान अर्जित कर रहे हो, उसके लिए आप मेहनत करते हो, तो वो आप सीख रहे हो। जो जो कुछ चीज़ आप लर्न करते हो वो चीज़ आप भूल सकते हो, लेकिन जो चीज़ आप एक्वायर करते हो उसको आप कभी भूल नहीं सकते, वो सदैव आपके साथ रहती है। तो बच्चे का जो सीखना है किसी भी भाषा को, तो जो एक्वायर करते हैं उसका संज्ञा का जो रूप है उसको कहते हैं एक्विजिशन। तो ये एक एक्विजिशन पीरियड होता है 14 वर्ष की आयु तक, जिसमें बच्चा अपनी भाषा को एक्वायर करता है सामान्यतः, और बाद में भी करता रहता है, अंश में कम हो जाता है वो। लेकिन जो वो लर्न करेगा, तो वो लर्न तो उसको कहेंगे हम बैठो पढ़ो, तब वो उसको सीखेगा। तो जो चीज़ भी वो लर्न करता है उसको वो निश्चित ही वो भूल सकता है, वो अभ्यास में हो या नहीं हो इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तो जो भाषा है वो एक्वायर करनी चाहिए। जब आप मातृभाषा को एक्वायर कर सकते हो तो ऐसे आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हो। ये आप में विश्वास होगा, सही दिशा पकड़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा मैं भाषा की प्रकृति के बारे में बात करूं तो अंग्रेज़ी जो भाषा है इसका जो मूलभूत ढांचा है, स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, किस प्रकार ये बोली जाती है, तो हमारी जो संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये इन सब भाषाओं का आधारभूत ढांचा, क्योंकि इनकी जननी संस्कृत है, वो एक ही है। इन भाषाओं को हम ट्रांसलेशन मेथड से या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से यदि सीखें तो सरलता होगी, पर यदि इंग्लिश को हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से सीखें तो थोड़ा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि ये इसमें बहुत फर्क है। अंग्रेजी का जो क्रम है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया और फिर कर्म आता है, जबकि आप देखो हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। बेसिक स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है। यहाँ पर आप कहोगे कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन इंग्लिश में क्या कहोगे कि वह, अब ये पहले आ गया क्रिकेट और ये बाद में आया, वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया, यहाँ तक कि जो क्रिया विशेषण हैं वो हिंदी में हम पहले लगाते हैं, इंग्लिश में हम बाद में लगाते हैं। इसी तरीके से बहुत चीज़ों में परिवर्तन है, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन है, और कुछ वाक्य तो ऐसे हैं जो बिल्कुल उल्टे करे जाएं तो वो इंग्लिश में ठीक बनते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ कि इस दीवार पर चढ़ना कठिन है, तो देखिए कैसे बनता है। हिंदी में हम लिखते हैं पहले दीवार,
देखिए अब मैं इसमें विपरीत तरीके से कठिन है, दीवार पर चढ़ना कठिन तो अब देखिए मैं उल्टा चलता हूं। है मैंने पहले इज लगा दिया यहां, कठिन डिफिकल्ट, चढ़ना ये इन्फिनिटिव है, पर ऑन दीवार अब जिस वाक्य में कर्ता सुलभ नहीं है तो उनको हम प्रारंभ करते हैं इट से। ऐसे वाक्यों में जिसमें इन्फिनिटिव हमारा सब्जेक्ट हो या इन्फिनिटिव फ्रेज सब्जेक्ट हो, उस वाक्य को हम इट इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन से शुरू करते हैं। तो अब हमने यहां पर इट लगा दिया। ये अब सोचिए आप इसको ट्रांसलेशन और ग्रामर मेथड से कैसे करेंगे? हम बिल्कुल उल्टा चढ़े। देखिए दूसरा, अब दूसरा वाक्य देखिए, एक राजा था, तो हमने हिंदी में लिखा एक राजा था। अब इस वाक्य को हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो देखिए पहले तो चलो मैंने इसको करा, था वॉज राजा, एक राजा। अब ये इकट्ठा आएगा क्योंकि विशेषण है इसके साथ में, ए किंग। अब नियम है किसी भी चीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर, देयर वॉज ए किंग। तो ये हो गया देयर वॉज ए किंग। अब देखिए कि जो अंग्रेजी है और जो हिंदी है वो किस तरीके से एकदम एक सी नहीं चलती है। यदि हमें शब्दों का अर्थ पता है और हमें अपने हिंदी के वाक्य पता है, हम उन्हें ट्रांसलेशन से या किसी और तरीके से ग्रामर के थ्रू सीखना चाहेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। और ये सब जो पेचीदगी दिमाग में चलेंगी उससे हमारी फ्लुएंसी, प्रोफिशिएंसी अंग्रेजी में नहीं बन सकती। यही कारण है कि कुछ लोग इंग्लिश के बारे में बहुत जानते हैं पर वो उसको उनको आती नहीं है, बोलने में उनको दिक्कत है। तो कहाँ प्रॉब्लम है आप उसको विचार करिए। तो ये बात स्पष्ट हुई कि जानना और सीखना दो अलग अलग चीजें हैं। अब भाषा एक डायनेमिक चीज है, ये लगातार प्रगति कर रही है। अब से 400-500 साल पहले जब अंग्रेजी बोली जाती थी तो वो इस वाली इंग्लिश से इतनी फर्क थी, इतना उसमें अंतर था कि आज यदि वो बोली जाए तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि भाषा ये कोई ज्ञान अर्जित करने वाली चीज़ नहीं है। इसका मतलब भी क्या है? देखो, लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है ये लिंगुआ वर्ड से बना है। लैंग्वेज वर्ड लिंगुआ वर्ड से बना है और लिंगुआ वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है। लैटिन से थोड़ा, लैटिन में लिंगुआ का मतलब होता है जीभ, जबान। और ये फिर फ्रेंच में गया, फ्रेंच से फिर इंग्लिश में ये लैंग्वेज बन गया, भाषा। इसी तरीके से हम उर्दू में कहते हैं उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान। मतलब प्रैक्टिस आपको ज़बान की करनी है, अभ्यास ज़बान से करना है। आप क्रिकेट
खेलोगे तो वो कौशल का विषय है। क्या आप बिना बल्ले के और बिना बॉल के क्रिकेट खेलने की कल्पना कर सकते हो? पढ़ना सोच सकते हो कि किताब में बैठ के पढ़ेंगे कि जब बॉल ऑफ में आएगी, ऑन में आएगी, इतनी ऊंची आएगी तो उसको मिड ऑफ की तरफ कैसे मारना है और स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारना है? वो तो जब तक आप फील्ड में समय नहीं निकालोगे, बल्ले से ही नहीं खेलोगे, तो वो कैसे काम चलेगा? आप ज़बान से तो खेलोगे नहीं, कान से आप इनपुट लोगे नहीं, तो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे जो पहला तरीका, सबसे मान्यता प्राप्त तरीका और जो सारे विश्व में चलता है, वो ये है कि सबसे पहले हम श्रवण करते हैं, फिर मनन और वाचन होता है, फिर पाठन और लेखन होता है। पाठन और लेखन तो केवल उसी शब्दों का हम करते हैं जिनका हमने श्रवण किया होता है पहले, या जिनका हमने वाचन किया होता है पहले। मतलब हुआ ये कि प्रकृति ने हमको कोई भी भाषा सिखाई, जिस तरीके से हम उठना, बैठना, चलना, घूमना, ये हमारे लिए सहज है। इसी तरीके से हमें अपनी बात कहना, अपने शब्दों में कहना, ये भी सहज है और सहज होना चाहिए। यदि इसमें हम अपने आप में कठिनता, जटिलता उत्पन्न करें, इसको कठिन माने, तो हम मूलभूत ही गलती कर रहे हैं। हम उसके उस बात में ही एकदम एक तरीके से ये समझिए कि हम उसको गलत समझ रहे हैं। हमें ये बहुत गलत फहमी में, भ्रम में लगता है कि इसके बारे में हम जान जाएंगे तो हम बोलने लगेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। यदि किसी को कंप्यूटर में एक रिकॉर्डर का कुछ छोटा इंस्ट्रूमेंट जेब में डाल दिया जाए और ये कहा जाए कि आप सारा दिन भर जो कुछ भी बोलते हो वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर उस रिकॉर्ड करी हुई पूरी वार्तालाप को कंप्यूटर में डाल के पूछा जाए कि भाई इस व्यक्ति ने कितने प्रकार के वाक्य प्रयुक्त करे, और उनकी संरचनाओं के हिसाब से विभाजन कर दिया जाए, क्लासिफाई कर दिया जाए, वर्गीकरण कर दिया जाए कि इसने पूरे दिन में कितने प्रकार के वाक्य बोले और फिर कितने शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कंप्यूटर हमें बताएगा कि इसने पूरे दिन मुश्किल से 250-300 शब्दों का इस्तेमाल किया और 20-25 वाक्य संरचनाओं का प्रयोग किया। अब कंप्यूटर से यदि पूछा जाए कि यदि मैं ऐसे ही इंग्लिश बोलूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर सीधा जवाब देगा 20-25 वाक्यों पर, संरचनाओं पर पूरा अधिकार और 200-250 शब्दों पर पूरा अधिकार। तो सुनने में लगता है बड़ा आसान है, ये तो हम इतने टाइम में कर लेंगे, पर इतना सहज नहीं है, इतना सरल भी नहीं है वो। क्योंकि साइकोलॉजी हमें ये कहती है कि हम 2 शब्द से अधिक रोज के सीख नहीं सकते हैं। मीनिंग तो आप 100 भी सीख सकते हो, 200 भी सीख सकते हो, विलोम शब्द भी आप सीख सकते हो, पर आप अपने अभ्यास में लाएं, ऐसे आप 2 शब्दों से अधिक एक दिन में नहीं सीख सकते हो, और बहुत तरह की संरचनाएं भी आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके कानों से आएगी। अगर किसी बच्चे का बोलता ना हो और उसके माता पिता को लगे कि वो बोलता क्यों नहीं, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, तो डॉक्टर जो है सबसे पहले उसके कान चेक करेगा। इसका मतलब ये है कि यदि वो सुनता है तो वो बोलता है, यदि वो नहीं सुनता है तो वो नहीं बोलता है। यदि हम साइलेंट होके पढ़ते हैं किसी नियम को और ना हमारे कान काम कर रहे हैं, ना हमारी जीभ काम कर रही है, तो हम केवल भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। हम फिर उसको बोल कैसे सकते हैं, और जब बोली जाए तो हम उसको सहज होके समझ कैसे सकते हैं? ये सब दिक्कतें हैं।
और भाषा बोली कैसे जाती है, तो वो जितना भी जो नेटिव स्पीकर है, नेटिव मतलब जो अंग्रेज़ हैं, जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, वो जिस तरीके से बोलते हैं, हम उनके जितना निकट पहुंच सकें उच्चारण में और वाक्य के बोलने में, उतना हम समझ लो सफल हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक विपरीत उदाहरण देता हूँ। आप हिंदी भाषी हैं, पर यदि कोई इंग्लैंड से यहाँ आए या जापान से आए और टोक्यो यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग है, वो हिंदी में पीएचडी कर ले और यहाँ पर आपके कहीं समारोह में उनको हिंदी में कुछ भाषण बोलने के लिए कहा जाए और वो हिंदी इस प्रकार बोलें कि आपको समझ में ना आए, आप कहें ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो उच्चारण वहाँ पर टोक्यो यूनिवर्सिटी में जैसे उनको सिखाया गया होगा कि ऊपर बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है आधा न, तो शब्द आएगा गंगा, तो वो बोलेंगे गंगा, आप तो गंगा बोलते हो। तो वो उस तरीके से जब वो घर में बैठ के अपने वो पढ़ना चाहेगा तो वहाँ बहुत दिक्कतें आएगी। तो अगर हम अंग्रेज़ कोई आके यहाँ बोले और वो हमारे समझ में ना आए, इसका मतलब ये है कि हमारे जो कान हैं वो गलत तरीके से प्रशिक्षित हुए हैं विभिन्न ध्वनियों को सुनने के लिए। इसलिए अंग्रेज़ी की विभिन्न ध्वनियाँ जो हैं उनको हमारे कान अच्छी तरीके से पहचान सकें, इस तरीके की हमारे कानों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी जो ध्वनियाँ हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, वोवेल्स हैं, व्यंजन हैं और स्वर हैं, तो अंग्रेजी भाषा के जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं वो हमारी हिंदी भाषा से या हमारी मातृभाषा से भिन्न हैं। 6 ऐसी ध्वनियाँ हैं स्वरों की जो हमारी हिंदी भाषा में है नहीं और जो अंग्रेजी भाषा में है। कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो हमारी मातृभाषा में हैं पर अंग्रेजी में नहीं है। उनके साथ हम कैसे करें? तो जैसे मैंने बोला पेन, तो इंग्लिश में ये बोला जाता है पेन, लेकिन जब हम इसका हिंदी रूपांतर करके बच्चों को लिखाते हैं तो हम चेक कर लियो, ये खींचा थोड़ा, ऐसे। अब इसको हम बोलेंगे तो थोड़ा लंबा खींच के बोलेंगे पैन पैन, जबकि वो तो पेन है। अब पैन तो वो फ्राइंग पैन हो गया। और अगर एक बिंदी एक मात्रा हटा दी तो ये पे पेन। और बिहार और पटना की तरफ जो इसको इस वाली मात्रा को ऐ की मात्रा बोला जाता है, जैसे भैया कन्हैया में लगती है, तो इसी तरीके से ये हो जाएगा पैन। तो आपने सभी प्रकार के उच्चारण सुने होंगे कि भैया मुझे अपना पैन दे दो और मुझे पेन दे दो और मेरे पास पेन नहीं है। अब इन तीनों में से कौन सा ठीक है? तीनों गलत है, पेन सही है। तो इसलिए इन स्वरों का किस तरीके से पता चले, हिंदी में आप कैसे इसको देखेंगे? जब तक आप सही श्रवण नहीं करेंगे तब तक जो है आपको सही तरीके से कैसे बोला जाता है कैसे पता चलेगा। और भाषा को जानना और सीखना दोनों एक अलग चीज़ है। एक्वायर करना और लर्न करना, ग्रहण करना और सीखना, वो कैसे उसको होगा। फिर तो इसलिए ये जो मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इसको हमने बहुत पहले रिटायर कर दिया था। विद्वान जनों ने इसको गलत ठहराया और कहा कि भाई इसको अब यूज़ नहीं करेंगे। तो जो पाठ्यक्रम बदला गया था सन 2000 में, तो मैंने कुछ विद्यालयों में सर्वेक्षण करवाया
1000 पैम्फलेट छापे, कुछ जनों को भेजा कि वो शिक्षकों से बात करें कि आपको ये कैसा लगा है। और जो पिछले मापदंड हैं बोर्ड के, या जो NCERT और हैदराबाद से CIFL इंस्टीट्यूट ने निर्धारित किए हैं कि बच्चों को ऐसे आना चाहिए, तो उसमें आपको मैं बताऊं कि यूपी बोर्ड में 1999 में जो पाठ्यक्रम आया था, तो उसमें कक्षा 9-10 की पुस्तकों का जो प्रेफिस है, प्रस्तावना, उसमें लिखा था कि this book is meant for the students who have had 3 years of English and are familiar with 1500 words and 200 basic structures। मतलब कि ये पाठ्य पुस्तक उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 3 वर्ष अंग्रेजी के कर लिए हैं और 1500 वर्ष शब्दों की शब्दावली से वो उनकी अच्छी जान पहचान है और 200 वाक्य संरचनाएं वो सीख चुके हैं। अब इस वाले मापदंड का मैंने सर्वेक्षण करके देखा कि भाई कितनों को ये वास्तव में मापदंड पूरे हुए, तो पता चला कि ये इन मापदंडों से कोसों कोसों दूर विद्यार्थी थे। उनको 200 की तो बात छोड़िए, 10 और 20 सेंटेंस भी अधिकार पूर्वक नहीं आते थे। 1500 शब्दों की तो बात छोड़िए, वो 10-15 सेंटेंस शब्दों को भी सही सेंटेंसेस में प्रयुक्त नहीं कर सकते थे। इसका मतलब कहाँ है, दोष कहाँ है? हमारा शिक्षण जो पद्धति है उसमें कहीं दोष है कि जो हम उसको सही, हम जो निर्धारित कर रहे हैं अपने प्राप्त करने वाले योग्य जो टारगेट, जो उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं, क्या हम उनको प्राप्त कर पा रहे हैं? क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? तो उसमें बेसिक बात यही है, आधारभूत बात यही है कि हम जो है उसमें जिस तरीके से हमें चलना चाहिए, जो सहज है, वो सहज को हमने कठिन समझ लिया है और उस सहज को हमने कठिन बना दिया है। इसलिए हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब ट्रेंड ये है, यानी फैशन में ये है कि आप हिंदी भी इस्तेमाल करो या इंग्लिश इस्तेमाल करो, ये तो प्रजातंत्र है, जो जिस तरीके से मर्जी किसी भाषा को यूज़ करें। तो उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हिंदी में समझना ही अच्छा रहेगा, तो मैं अभी इस बात के ऊपर सर्वेक्षण कर रहा हूँ अपने जो भी स्रोत हैं, तो उसमें देख रहा हूँ, तो मैं ऐसा निर्णय कर सकता हूँ कि ये जितनी वीडियोस मैंने इंग्लिश में बनाई है, इनको मैं हिंदी में भी बना दूँ और इंग्लिश वाली ऐसी चलते रहे। तो जिन लोगों को ये समझ में आता है कि ये इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखा जाना चाहिए, तो वो मेरे इंग्लिश वाले वीडियोस को देखेंगे। और जो ये सोचते हैं कि उनको हिंदी से आना आएगा, हिंदी में वो समझना चाहते हैं, तो मैं हिंदी में भी इसी विषय को, इन्हीं विषयों को इसी तरीके से पढ़ाने को तैयार हूँ। तो आप जो है इस पर अपने विचार मुझे दीजिए। और देखिए, मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि जो वीडियोस देखते हैं उससे बच्चों को समझ में आए। मैं अपनी बात कहकर बस निकल जाऊँ, सारी बात को स्टेटमेंट में कह दूँ 10-15 मिनट के अंदर और एक वो वीडियो बन गई, ऐसे नहीं। इसीलिए मैंने वो ब्लैक बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट और क्लास वाले कॉन्सेप्ट को अपनाया है, ताकि मेरी जो नज़र है वो बच्चों पर रहे। उनके चेहरे के हाव भाव को देख के मुझे पता चल जाता है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे जब तक तसल्ली नहीं होती, जब तक संतोष नहीं होता, जब तक वो मैं अपने बच्चों को जो सीखना चाह रहे हैं उनको मैं समझा ना दूँ, उनको समझ में ना आ जाए, या वो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझ में ना आ जाए। इसलिए ये ब्लैक बोर्ड वाला पैटर्न अपनाया है। और देखिए, आप और उदाहरण लीजिएगा। आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप मूली खाएं
और प्याज की डकार लें। मूली खाएंगे तो मूली की डकार आएगी, प्याज खाएंगे तो प्याज की डकार आएगी। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आप बेईमानी के कमाई की खाएं और पढ़ाने में ईमानदारी आ जाए। कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, यदि उसका अन्न का अनुशासन और मन का अनुशासन बिगड़ गया तो वो ईमानदारी से पढ़ा नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें अपने प्रति सच होना है। हम सब लोग जानते हैं कि सच बोलना अच्छा होता है, पर कितने जने हम सीख पाए हैं? सीखने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो जो चीज़ हम जानते हैं, क्या हम वास्तव में वो चीज़ सीख गए हैं? नहीं। अब इस वीडियो को अब मैं एंड कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसी दूसरी वीडियो मुझे कुछ रिएक्शंस मिलने के बाद में कुछ और बाद में बनाऊँ, तो उसको एंड करते टाइम में ये एक वाक्य बोलना चाह रहा हूँ, हैमलेट से है कि आपका दिस अबव ऑल टू thine own self be true, and it must follow as the night the day, the const then befalls to any man। यदि आप अपने प्रति सच्चे हैं तो आप किसी के प्रति भी झूठे या बेईमान नहीं हो सकते। तो आपको अपने आप देखना है कि आप सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। एक जने ने एक पैम्पलेट छापा कि इंग्लिश सिखाने के लिए कि ऑल दैट यू वांट टू नो अबाउट इंग्लिश, कम हियर, विल टेल यू। अब वो पैम्पलेट मार्केट में, अखबारों में बट गया। उस पैम्पलेट को एक दूसरे इंस्टीट्यूट वाले ने देखा जो उसका कॉम्पिटिटर था, जो जिसको प्रतिस्पर्धा थी उससे, तो उसने छाप दिया कि वी वॉन्ट टेल यू एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, विल टीच यू इंग्लिश। अंतर समझिए ना, इंग्लिश के बारे में जानना है या इंग्लिश को सीखना है। आप क्या कर रहे हैं? आप इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश के बारे में जान रहे हैं? यदि आप इस चीज़ में अंतर कर लेंगे तो आपको आगे सही दिशा मिल जाएगी। नहीं तो आप इस भ्रम में अपना समय बिताते रहेंगे कि आप सीख रहे हैं, आपको आ रहा है, लेकिन वास्तव में आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो जिनको ये मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, समझ में आया, वो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। धन्यवाद।